यूट्यूब चैनल स्टडी रफ्ता पर, जिसमें हम क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की। आज हम बात करने वाले हैं भारत का भौतिक पर्यावरण। क्लास 11th की जो ज्योग्राफी की जो बुक है भारत का भौतिक पर्यावरण, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो वन बाय वन करके हम एक एक करके भारत के भौतिक पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं आज के वीडियो में वो है भारत का भौतिक पर्यावरण, और इसमें चैप्टर है हमारा 1, भारत की स्थिति यानी इंडिया लोकेशन। ज्योग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इसका चैप्टर है फर्स्ट यानी अध्याय 1 है भारत स्थिति इंडिया लोकेशन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे इसी तरह की वीडियो के सारे जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। ये हमारे चैनल का लोगो है स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता, ये हमारा चैनल है स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता महेश अग्रवाल के साथ। बात करने वाले हैं हम भारत की स्थिति यानी इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर 1 है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ पर ये पूरा लैंड है। इसमें इंडिया की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। चलते हैं आगे। इस चैप्टर में जो हम चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, परिचय, फिर समय के अंतर के बारे में बात करेंगे, टाइम का जो डिफरेंस है, फिर भारत, विश्व में भारत यानी वर्ल्ड में भारत की क्या स्थिति है, फिर इसके साइज यानी आकार की बात करेंगे, फिर भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की, इंडिया के इंट्रोडक्शन की। तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर यानी कश्मीर से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये फैली हुई है। जो टोटल दूरी तय करती है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। यानी कि उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो हमारी कुल दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है भैया? 3214 किलोमीटर की दूरी है। फिर बात करें पूरब से पश्चिम, तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक ये फैली हुई है। पूरब में ये अरुणाचल प्रदेश है, वहां से, और पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। यहाँ जो इसकी कुल दूरी जो तय करती है वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है भाई? 2933 किलोमीटर है। तो ये हमने बात की है कि इसकी भारत की जो मुख्य भूमि है, जो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो फैली हुई है वो कुल जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है वो है 2933 किलोमीटर। ये बात समझ आई होगी। भारत के जो सीमांतवर्ती क्षेत्र आगे समुद्र में भी 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। यानी भारत का क्षेत्र यही नहीं है, भारत का क्षेत्र आगे यहाँ भी है, समुद्र के अंदर लगभग 12 मील तक फैला हुआ है। और 12 मील का मतलब हो गया लगभग 22 किलोमीटर, यानी 21.9 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, क्योंकि एक समुद्री मील बराबर 1.8 के समथिंग होता है। भारत के अब अगर बात करें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अर्थात कन्याकुमारी में जो भारत का अक्षांशीय है वो 8 डिग्री 4 मिनट से चलता है, और श्रीनगर में ये कहाँ तक जाएगा? लद्दाख वाले पार्ट में 37 डिग्री और 6 मिनट तक जाता है। इसी तरह से ये पश्चिम में गुजरात से स्टार्ट होता है 68.7 डिग्री से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये इसका जो विस्तार है वो है भाई 97.25 मिनट तक। ओवरऑल हम बात करें तो भारत का जो कुल विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का विस्तार है भैया? 30 डिग्री का विस्तार है। कितने का? 30 डिग्री का विस्तार है भारत का लगभग, अक्षांशीय और देशांतरीय की हम बात करें। ये जो लाइन जा रही है
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, जो भारत के कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। यानी पश्चिम में गुजरात से चलती है, फिर राजस्थान में आती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा है, ये गुजर रही है, जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो है 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 8 डिग्री 30 मिनट या 82 या 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, जिसको भारत का याम्योत्तर कहा जाता है। तो भारत का जो याम्योत्तर है वो है 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री है, ये भारत का याम्योत्तर है। भारत का जो कुल कोस्ट लाइन है वो लगभग 6100 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार को अगर इंक्लूड करते हैं तो 7516 किलोमीटर हो जाता है। भारत का वैसे जो इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर था भाई? साउथर्न मोस्ट पार्ट था, जो दक्षिणतम बिंदु था भारत का, वो इंदिरा पॉइंट था निकोबार आइलैंड पर। लेकिन 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें ये डिस्ट्रॉय हो गया, जिसका विस्तार था अक्षांश पर 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पर था। तो ये हमने एक जनरल सी बात की है इंडिया के बारे में कि किस तरह से उसका विस्तार है दूरी के हिसाब से, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, और हमने बात की अक्षांशीय विस्तार की, देशांतरीय विस्तार की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, एटसेट्रा। और भारत की जो लैंड बाउंड्री है, यानी जो जमीन की बाउंड्री है, वो है लगभग 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। आगे चलें। भारत का यहाँ देशांतरीय विस्तार ही दिया गया है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है भारत का जो देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश पर पाया जाता है। ठीक है, पूर्वी देशांतर पर पाया ये जा रहा है हमारा। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अब बात कर रहे थे हम भारत की जो मेन बाउंड्री है, यानी पूरब से पश्चिम तक जो विस्तार है, उसके अलावा भारत की जो विस्तार की हमने बात की थी कि ये 12 समुद्री मील तक कहाँ पाया जाता है? समुद्र के अंदर भी पाया जाता है। तो पहले हम बात करें मील क्या होता है। मानक मील बराबर होता है 63,360 इंच। एक समुद्री मील के बराबर होता है 72,960 इंच। एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1.584। एक समुद्री मील है जो लगभग होता है 1.8 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट होता है, जिसकी करंट वैल्यू है 1.824 किलोमीटर है। अब 12 समुद्री नॉटिकल मील तक फैला हुआ है, तो ये भारत की जो बाउंड्री है वो दिखाई गई है कि भारत का जो समुद्रीय क्षेत्र है वो यहाँ यहाँ होकर है। ये भी इंडिया का है, जो अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है। ये भारत की समुद्र के अंतर्गत जो एरिया है, एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो फैला हुआ है। तो ये कितना है? 12 समुद्री मील। कितना है? 12 समुद्री मील, जो लगभग हो जाता है हमारा 21.8 किलोमीटर। 21.8 किलोमीटर तक इसकी बाउंड्री समुद्र के अंतर्गत भी है। ये समुद्र के अंदर ये बाउंड्री दिखा रखी है, ये यहाँ तक है हमारा इंडिया में का जो समुद्र में विस्तार है, समुद्र में ये इसका जो एरिया है वो यहाँ तक है, जो आपको लाइन दिखा रखी है, जो लगभग एवरेज निकालते हैं तो 21.8 किलोमीटर आता है, 12 समुद्री मील के बराबर आता है। अब और हम इस इंट्रोडक्शन में बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, जिसकी गणना लगभग कितने डिग्री होती है? 30 डिग्री है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की जो गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री आता है। कितना आता है भैया? 30 डिग्री आता है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो वास्तविक दूरी है वो 3,214 किलोमीटर है। ये है हमारा उत्तर, ये है हमारा दक्षिण। तो ये
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी जो कुल दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। फिर बात करें हम पूरब से पश्चिम में इसकी दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। ये पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का, ये गुजरात है पश्चिमी पॉइंट। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से और तक का जो अंतिम पॉइंट है वहां तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। कितनी है भैया? 2933 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के मानों से ये ज्ञात होता है कि भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है या दक्षिणी हिस्सा है, अक्षांश रेखाओं से ये ज्ञात होता है कि भारत का जो दक्षिण हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि उत्तरी हिस्सा है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। देखो ये है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर है कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा क्या है? उपोष्ण कटिबंध है या कोष्ण शीतोष्ण है, जबकि इससे नीचे वाला जो दक्षिणी हिस्सा है वो है उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल रीजन है। कैसा है भाई? ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यही स्थिति देश में भूआकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पतियों में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तर है। भारत में जो ये स्थिति पाई जाती है कर्क रेखा के कारण, क्या इसका जो उत्तरी क्षेत्र है वो तो शीतोष्ण है या उपोष्ण कटिबंध है, और दक्षिण का जो हिस्सा है वो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय है। इस भिन्नता के कारण ही भारत में विभिन्न तरह की जलवायु, मिट्टी और जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है वो देखने को हमें मिलती है। उसके बीच में जो अंतर पाया जाता है उसका कारण यही है कि भारत का उत्तरी हिस्सा है वो कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय है या कोष्ण शीतोष्ण है, जबकि दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय है। अब हम बात करते हैं समय के अंतर की। तो देशांतर रेखाओं के मानों से ये स्पष्ट होता है कि भारत की जो विस्तार है वो लगभग कितना है? 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। अब हमें पता है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है भाई 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है? 4 मिनट। अब यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है? 30 डिग्री का। तो 30 इंटू 4 करो तो कितना आता है? 120 मिनट। लगभग 120 मिनट का अंतर है समय में। 120 मिनट का मतलब हो गया लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है भाई? 2 घंटे का अंतर है लगभग। जो हमारे देश के सबसे जो पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में जो लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है, किसके कारण हो रहा है? क्योंकि भारत का जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है, जिसके कारण पश्चिमी और पूर्वी भागों में जो टाइम का अंतर है वो लगभग 2 घंटे का आता है। ये हमने कैलकुलेट करके देखा था कि भाई 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। यहाँ पर 30 डिग्री का विस्तार है, तो 30 इंटू हम 4 करेंगे तो 120 मिनट आता है। 120 मिनट को हम क्या कहेंगे? 2 घंटे ही तो कहते हैं। तो ये 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। देखो, जब अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे हैं, जब अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे हैं तो हमारा जो गुजरात का जो पॉइंट होगा यहाँ पर कितने बज रहे होंगे? या यहाँ पर जब 4 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितने बजेंगे? 6 बज रहे होंगे। अर्थात यहाँ से और यहाँ तक में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है भाई? 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश है जो यहाँ पर सूर्य 2 घंटे पहले उगता है, जबकि जो गुजरात का जो अंतिम बिंदु है जिसको हम पश्चिमी पॉइंट कहते हैं, वहां पर सूर्य 2 घंटे बाद उगेगा। तो ये 2 घंटे का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो भारत का जो देशांतर या विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ठीक है, आगे चलते हैं। जीएमटी समय का अंतर, जीएमटी मीनिंग की बात करते हैं। तो विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत जो मानक याम्योत्तर है जिसको जीएमटी कहते हैं वो 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। कितने डिग्री के गुणांक पर? 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक पर चुना जाता है। जो देशांतर का गुणांक होता है उस पर चुना जाता है विश्व में जो भी मानक याम्योत्तर होता है। यही कारण है कि भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी याम्योत्तर चुना गया है। जो भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो कितना है? 82.5 डिग्री है या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी याम्योत्तर चुना गया है। क्यों चुना गया है? क्योंकि विश्व के जितने भी याम्योत्तर चुने जाते हैं वो 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर ही चुने जाते हैं। भारतीय मानक समय जिसको ग्रीनविच मध्य समय से कितना है? 5.5 मिनट, सॉरी 5.5 घंटे आगे है। अर्थात जो जीएमटी है उससे जो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है।
कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूरब पश्चिम के विस्तार पाया जाता है, अर्थात कुछ देश ऐसे हैं जिनमें पूरब से और पश्चिम का जो विस्तार है वो कुछ ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण वहां पर एक से ज्यादा मानक याम्योत्तर या मानक देशांतर माने गए हैं। उदाहरण दिया गया जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें 6 समय कटिबंध है। कितने? 6 समय कटिबंध है। यह है रूस। रूस का जो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर का जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर कितने मानक याम्योत्तर हैं? 11 मानक समय कटिबंध है। यूएसए में कितने कटिबंध है? 6 कटिबंध हैं। तो जहां पर पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है, जिसको देशांतरीय विस्तार कहते हैं, अगर ये ज्यादा है तो यहाँ एक से ज्यादा कटिबंध भी पाए जा सकते हैं। लेकिन भारत के अंतर्गत इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो सिर्फ 30 डिग्री का है, इसलिए यहाँ पर एक ही समय कटिबंध है जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी याम्योत्तर है। ये हमारी जो लाइन देखा रखी है 0 डिग्री देशांतर पर है, जिसको हम ग्रीन विच लाइन कहते हैं या ग्रीन विच मीन टाइम कहते हैं। GMT यानी ग्रीन विच मीन टाइम है, जो लंदन पर होकर गुजर रही है ये लाइन, जो 0 डिग्री देशांतर पर है, इसको हम GMT कहते हैं। ठीक है, आगे समय के अंतर की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उग जाता है, ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर जो सूर्य है, जो गुजरात और जैसलमेर का जो क्षेत्र है, यहाँ से 2 घंटे पहले उग जाता है। तो पूरब में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भाग स्थित हैं, जैसे कि जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय क्यों दिखाती हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? तो IST हमारा वो कितना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कितना है? 82.5 डिग्री देशांतर पर है, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से होकर गुजर रहा है। ये जो हमारा जो लाइन दिख रही है आपको, ये 82.5 डिग्री पर है। कितने पर है? 82.5 डिग्री पर है ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास है मिर्जापुर, यहाँ से ये लाइन गुजर रही है IST की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। इसी के कारण जो हमारी घड़ियां हैं, चाहे हम जैसलमेर में हों, चाहे हम भोपाल में हों, चाहे हम चेन्नई में हों, चाहे डिब्रूगढ़ में हों, चाहे इम्फाल में हों, हमारी घड़ियां बिल्कुल राइट टाइम दिखाती हैं। हमारी घड़ियां वो बिल्कुल क्या दिखाती हैं भाई? राइट टाइम दिखाती हैं IST के कारण। जबकि हमारे पूरब और पश्चिमी जो राज्य हैं, वहां पर समय का अंतर 2 घंटे का है, लेकिन IST के कारण जो 82.5 डिग्री है, इसके कारण हमारी घड़ियां हैं वो राइट टाइम दिखाती हैं, चाहे हम कहीं भी हों, देश के किसी भी कोने में हों। क्लियर? अब हम बात करें विश्व में भारत, अर्थात भारत है उसकी विश्व में स्थिति क्या है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का सिर्फ कितना है? 2.4% क्षेत्रफल है भारत का, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जो कुल विश्व में जो स्थल धरातल है उसका सिर्फ 2.4% है। इस प्रकार भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है, अर्थात भारत से पहले 6 देश और हैं। इनमें पहला है रशिया, जिसका कुल क्षेत्रफल 17.09% है विश्व का। दूसरा है कनाडा, जिसका क्षेत्रफल है 9.98 लाख मतलब परसेंटेज में है। USA का 9.62 है, चाइना का 9.59 है, ब्राजील का 8.51 है, ऑस्ट्रेलिया का 7.69 है। उसके बाद बारी आती है इंडिया की। उसके बाद किसकी बारी आती है? इंडिया की। तो इस तरह से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का जो कुल धरातल है उसका 2.4% है। कितना है? 2.4% है। अब भारत के हम आकार की बात करें, तो भारत के आकार में इसमें विशिष्ट भौतिकता जो दी है भाई, भौतिक या विविधता जो प्रदान की है, वो भारत में पाए जाने वाले ऊंचे पर्वत, नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बहुत बड़ी नदियां हैं, जो भारत को एक विशिष्ट विविधता प्रदान करती हैं। किसके कारण? ऊंचे पर्वतों के कारण। नदियां में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ऐसी नदियां पाई जाती हैं, जिसके कारण भारत में भौतिक विविधता देखने को मिलती है।
उत्तर पूर्वी और दक्षिण में भारत में बहुत ज़्यादा वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, अर्थात पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों पर बहुत सारे वन पाए जाते हैं। जबकि मरुस्थल में रेत से विस्तृत फैलाव हैं। अगर हम बात करें थार के मरुस्थल में बहुत ज़्यादा रेत देखने को मिलती है। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि भारत में देखो, ये भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रेटर हिमालय है, हिमालय की बहुत बड़ी श्रृंखला है ग्रेटर हिमालय। फिर शिवालिक की श्रेणियाँ आ जाती हैं, पीर पंजाल की श्रेणियाँ आ जाती हैं। इधर देखें तो ये अरावली पर्वतमाला है। इधर देखो तो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, वो बहुत सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं। ये विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, जो भारत को एक विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान करता है, जो भारत को एक बहुत बड़ी विशिष्ट भौतिकता प्रदान करता है। इस तरह से इसमें बहुत सारी नदियां हैं, जैसे यहाँ पर है ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर में ये बहुत सारी नदियां मिल रही हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये नदियां आकर मिल जाती हैं। इधर यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहाँ पर गंगा नदी है, फिर यमुना नदी है, ये चंबल नदी है। गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा नदी है, और ये भारत का कुछ पूर्वी वेस्टर्न पार्ट है जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न रेंजर, पश्चिमी घाट है, ये उत्तरी पूर्वी घाट है, जो भारत को एक अलग ही आकृति प्रदान करते हैं, भौतिक विविधता ये प्रदान करते हैं। इसके कारण भारत में बहुत ज्यादा भौतिक विविधता हमें देखने को मिलती है। आकार में हम और बात करें तो भारत के आकार में इसके भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है, क्योंकि भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां भी देखने को मिलती हैं। जो यहाँ पर देखिए, देखो ये है पामीर का पठार, पामीर ग्रंथि है, यहाँ पर ये शिवालिक। चलो इसको एक बार विस्तार से देखें बड़े से करके। ये भारत को भौतिक विविधता प्रदान करता है, ये पामीर का पठार है। इसके एक और हिंदुकुश की पहाड़ियां हैं, जो सुलेमान की पहाड़ियां हैं, ये कुनलुन श्रेणी आ गई। फिर इसमें हिमालय की पर्वतमाला है, जिसमें सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख श्रेणी आती है, फिर जास्कर श्रेणी आती है, फिर कैलाश श्रेणी आती है, फिर शिवालिक श्रेणी आती है, पीर पंजाल श्रेणी आ जाती है, जो भारत को एक विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान करती हैं। इसमें देखो अरावली है, ये थार का मरुस्थल देखने को मिलता है, जिसमें गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल, ये गंगा की सहायक नदियां हैं, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, ये वो चीज हैं जो भारत को एक विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान करती हैं। देखो यहाँ पर भी देखें हम इधर की साइड, तो यहाँ पर भी बहुत सारी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पाई जाती है उत्तर पूर्वी राज्यों में। यहाँ पर एक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण यहाँ पर विशिष्ट भौतिक विविधता देखने को मिलती है। ये है हमारी गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी जैसी नदियां हैं, जिसके कारण हमें विशिष्ट भौतिक विविधता मिलती है। यहाँ पर ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो भारत के अंदर ये बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जिसके कारण भारत को एक विशिष्ट भौतिक विविधता देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। आगे चलें। अब भारत के हम आकार की बात करें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ये उत्तर क्षेत्र है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है भाई, हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान की पहाड़ियां हैं। ये आ गया उत्तर पश्चिम, यहाँ पर सुलेमान और हिंदुकुश की पहाड़ियां। हिंदुकुश अफगानिस्तान में, सुलेमान की पहाड़ियां पाकिस्तान में आ जाती हैं। तो यहाँ पर हिंदुकुश और सुलेमान की श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर नामचा, बरवा और ये बहुत सारी पहाड़ियां हैं। गारो, खासी, जयंती हिल्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये उत्तर पूर्व में, पूर्वांचल में बहुत सारी पहाड़ियां हैं। दक्षिण में बहुत बड़ा क्या है भाई, समुद्र है। दक्षिण में बहुत बड़ा समुद्र है, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब भारत तीन ओर से किससे घिरा है, पानी से। भारत तीन ओर से किससे घिरा है, पानी से। उत्तर में पूरी तरह से घिरा हुआ है पहाड़ों से। यहाँ पर है सुलेमान की श्रेणियां, यहाँ पर है हिंदुकुश की श्रेणियां, यहाँ पर है पूर्वांचल उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। वो जमीन का टुकड़ा या भूमि का वो टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है और एक साइड जमीन से घिरा होता है, उसको हम पेनिनसुलर लैंड कहते हैं, पेनिनसुलर लैंड
कहा जाता है उसको। तो भारत में इतनी सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसके कारण भारत को हम क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इस उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और भारत। ये मिलकर एक भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत मिलकर क्या बनाते हैं? एक उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। पहले हम बात करें तो भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध के रूप में निभाता रहा है। अर्थात जो भारत यहाँ पर किसका भूमिका निभा रहा है? एक बहुत बड़ा भौतिक अवरोध है, जिसको पार कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें जैसे खैबर, बोलन, सिपकला, नाथुला तथा बॉडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रे पाए जाते हैं। अगर इन दर्रों को छोड़ दें तो हम हिमालय को पार नहीं कर सकते। तो हिमालय को पार करना मुश्किल है। अब बात करें यहाँ पर भारत के आकार में हम बात करें तो भारत की तट रेखा की बात करें, यानी कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं, तो भारत का जो संपूर्ण तट रेखा है वो द्वीपीय समूहों के सहित, जिसमें द्वीपीय समूह में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आते हैं, इनको मिलाकर कुल कहें तो हम 7,517 किलोमीटर भारत की कोस्टल सीमा है। भारत की कोस्टल सीमा कितनी है? 7,517 किलोमीटर है, जिसमें हम आइलैंड्स को भी लेंगे, जिसमें आइलैंड मुख्य रूप से हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। इस प्रकार भारत एक देश के रूप में, भारत की भौतिक दृष्टि में बहुत सारी विविधतापूर्ण भूभाग हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के संसाधन हमें देखने को मिलते हैं। देखो, ये है जो भारत का पूरा क्या है भाई? कोस्टल रीजन है। ये पूरा का पूरा भारत का क्या है? कोस्टल रीजन है, जिसकी कुल लंबाई है 7,517 किलोमीटर है, जिसमें हमारा ये आइलैंड भी आता है, अंडमान निकोबार। यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, वो भी आता है। अब इन कोस्टल एरिया को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर ये तट है, इसको हम कच्छ के नाम से जानते हैं, कच्छ का तट। यहाँ पर जो ये तट है, इसको काठियावाड़ तट कहते हैं। यहाँ पर जो तट है, इसको कहते हैं गुजरात प्लेन तट। अब यहाँ से गुजरात के यहाँ से स्टार्ट होता है ये, और ये आ जाता है पूरा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक का कुछ तट। इस तट को हम कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोंकण तट। अब कोंकण तट में महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक है। इन तीनों ने मिलाकर यहाँ पर जो समुद्र का तट है, इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। केरल का जो तट है, केरल का जो समुद्री तट है ये वाला, इस समुद्री तट को हम मालाबार का तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का जो समुद्री तट है, इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। उड़ीसा का तट है ये, और कुछ भाग आंध्र प्रदेश का है। इनको मिलाकर हम कहते हैं नॉर्दर्न सिराकस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सिराकस। फिर उड़ीसा का भाग और कुछ वेस्ट बंगाल का भाग, इसको हम कहते हैं उत्कल प्लेन। इसको किस नाम से जाना जाता है? उत्कल प्लेन के नाम से जाना जाता है। अब कौन से स्टेट की कितनी लंबी बाउंड्री है उसकी बात करें तो आंध्र प्रदेश की बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री है, वो 974 किलोमीटर है। गोवा की 104 है। गुजरात की सबसे ज़्यादा है 1600, सॉरी गुजरात की नहीं है, सबसे ज़्यादा तो वेस्ट बंगाल की होगी। गुजरात की 1600 किलोमीटर है। कर्नाटक की हम बात करें तो 300, केरला की 590 है, महाराष्ट्र की 720, तो उड़ीसा की बात करें तो हम 480, तमिलनाडु की 1076 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो 158 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार की हम बात करें तो सबसे बड़ी है अंडमान की, लेकिन ये आइलैंड में आती है, इसलिए इसको स्टेट में नहीं मानेंगे। तो ये आइलैंड की बाउंड्री है 1912 किलोमीटर है। दमन और दीप की है 27 किलोमीटर, लक्षद्वीप की 132 किलोमीटर और पांडिचेरी की है 45 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम बात करें तो गुजरात वो स्टेट है जिसकी बाउंड्री, यानी समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर है, वो गुजरात का है। और आइलैंड की बात करें तो सबसे ज्यादा फिर आइलैंड में आता है अंडमान निकोबार। अब हम बात करते हैं भारत एवं उसके पड़ोसी राज्यों की। तो भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं वो मैप में दिखा रखे हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है। ये भारत के समुद्री, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ये भारत के कौन से हैं? पड़ोसी देश हैं। तो भारत एवं उसके पड़ोसी जो देश हैं, भारत
एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। कहाँ पर है भाई? भारत है जो एशिया के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत, जिसको पेनिसुलर इंडिया कहते हैं क्योंकि इसका 3 भाग है वो पानी से घिरा हुआ है और एक भाग है ये जमीन से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से भारत समुद्र एवं वायु मार्गों के द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय लोकेशन बनाता है क्योंकि भारत 3 ओर से तो पानी से घिरा हुआ है और एक और इसका जमीन का स्थल है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। अब भारत के वो पड़ोसी देश जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, तो श्रीलंका और मालदीव, ये हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीप देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी के द्वारा और पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। देखो ये है भारत, यहाँ पर है मालदीव जो भारत का पड़ोसी देश है, यह है श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी देश है। दोनों ही देश आइलैंड के रूप में पाए जाते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में एक पाक स्ट्रेट नाम से और एक मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर ये 2 वो जल ये क्षेत्र हैं जो भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं, जो भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। तो कौन से हैं? एक तो मन्नार की खाड़ी और एक पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है समुद्र के अंतर। तो ये था हमारा चैप्टर भारत की स्थिति। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर और इसके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए तो आपको इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आगे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी।